नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री अक्षरा एजुकेशन सेंटर से लेकर आया हूँ केमिस्ट्री 12th का जो हमारा विलियन चैप्टर चल रहा है उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो आदर्श और अनादर्श विलियन से रिलेटेड होगा। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आदर्श विलियन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम को पालन करते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या है ये आप देख चुके हैं। तो आज हम आदर्श और अनादर्श विलियन की परिभाषाएं देखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर क्या है और आदर्श विलियन क्या हम प्राप्त कर सकते हैं या अनादर्श विलियन क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या तरीका हो सकता है इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें। तो देखिए, ये मैंने आदर्श और अनादर्श दोनों विलियनों की परिभाषा लिख ली है और हम जो है परिभाषाओं के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम आदर्श की बात करते हैं। वे विलियन जो सांद्रण एवं ताप के पूर्ण परास में, है ना, पूर्ण परास में मतलब जितना सांद्रण अधिक से अधिक हो सकता है या ताप जितना अधिक से अधिक हो सकता है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम हमें मालूम है कि कैसे राउल्ट का नियम क्या है ना, क्या पालन करते हैं, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एंथैल्पी। वैसे तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है कि एंथैल्पी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एंथैल्पी क्या है। तो देखिए, एंथैल्पी मतलब जो है किसी भी, यहाँ पर क्योंकि हम विलियन की बात कर रहे हैं तो विलियन के टर्म्स में ले लेते हैं कि किसी भी विलियन के अंदर जो ऊर्जा समाहित है ना, दाब और ताप के कारण, दाब ताप की जो संपूर्ण परास की बात कर रहे हैं उसके कारण जो उसके अंदर ऊर्जा समाहित है उसे ही हम जो है उसकी एंथैल्पी कहते हैं, जैसे कि हम H से दर्शाते हैं, है ना। अब वो ऊर्जा जो है हो सकता है कि उससे बाहर निकल रही हो या उसमें समाहित हो रही हो, जिसको हम इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए एंथैल्पी के लिए, जिसे हम H से शो करते हैं। H = होता है E + PV। यदि हमें ये याद है तो हम आसानी से एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। भैया H क्या है? एंथैल्पी है। अब H = E + PV। अभी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि E है एनर्जी, P है प्रेशर दैट मीन्स दाब और V है वॉल्यूम यानी आयतन। मतलब जो एंथैल्पी है, विलियन की एंथैल्पी उस विलियन में समाहित ऊर्जा तथा उस विलियन पर लगे दाब और उस विलियन के आयतन के गुणनफल के और ऊर्जा के साथ उसके योग के बराबर होती है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है। यदि हमें पता है कि H = E + PV है तो उसे हम एंथैल्पी कहेंगे। अब ठीक है भाई, अब इन्होंने बोला कि एंथैल्पी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब परिवर्तन बोल रहे हैं यहाँ पर। अब हो सकता है कि उस विलियन की एंथैल्पी कुछ रही हो या उसमें कुछ ऊर्जा निहित रही हो या उसका कुछ आयतन रहा हो, लेकिन ताप दाब बढ़ाने पर उसके एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब जैसा पहले था वैसे ही है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे भाई, परिवर्तन नहीं है ना। और परिवर्तन को हम शो करते हैं डेल से, यानी कि डेल H और डेल V जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब परिवर्तन शून्य लिखेंगे हम। कोई परिवर्तन नहीं मतलब क्या, परिवर्तन शून्य है ना। ना तो धनात्मक परिवर्तन है ना ही ऋणात्मक परिवर्तन है, मतलब परिवर्तन शून्य लिखेंगे हम। तो ये था सिंपल बिल्कुल। अब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो राउल्ट के नियम में हमने देखा था कि राउल्ट के नियम के लिए हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए दो विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ है एक विलियन, तो इसके लिए हम लिखते हैं PA = PA0X A, PB = PB0XB, है ना। ये तब जब ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ चलती हैं। अब बात करते हैं अनादर्श विलियन की। देखिए, वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है ना, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ये तो मस्ट कंडीशन है।
तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी व आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता है मतलब इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि डेल एच नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड डेल वी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी ए डज नॉट इक्वल्स टू पी ए 0x a and pb also does not equals to pb 0x b। ये दोनों कंडीशंस जो है वो साथ चलती हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए। बहुत सरल परिभाषाएं हैं जो हम बात करते हैं आदर्श और अनादर्श की। अब थोड़ा हम आदर्श विलयन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमें आदर्श विलयन प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, आदर्श विलयन की जब हम बात करते हैं तो पूर्णतः आदर्श विलयन प्राप्त करना लगभग मानना चाहिए कि असंभव है। पूर्णतः आदर्श मतलब लगभग आदर्श विलयन हम प्राप्त कर सकते हैं, 100% नहीं तो 98-97% जो है आदर्श विलयन प्राप्त किया जा सकता है ना। अब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो मान लीजिए उदाहरण हम देख लेते हैं। यदि हम हेक्सेन यानी C6H14 व हेप्टेन मतलब C7H16 इनका विलयन बनाते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें लगभग आदर्श विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं दे दूं आपको, बेंजीन मतलब C6H6 व टालुइन मतलब C6H7 यदि हम इनका भी मिक्सचर बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं तब भी हमें जो है लगभग आदर्श विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आदर्श विलयन तो प्राप्त हो गया हमें, आदर्श विलयन प्राप्त कैसे होता है ये भी बात कर लेते हैं हम जरा। तो देखिए, जब भी हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो आदर्श विलयन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जो विलेय और विलायक विलयन में मिक्स्ड हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो छोटे छोटे कण हैं, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। मतलब उनमें जो टक्कर की क्रिया है, विलेय या विलायक दोनों की बात हम करें तो उनमें जो टक्कर की क्रिया है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है वो विलयन कहीं ना कहीं आदर्श नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन हमने देख लिए हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब देखिए, आदर्श विलयन जो है वो तो हमने देखा। अनादर्श में जब हम बात करते हैं तो अनादर्श विलयन हम किसी भी तरीके का एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम अनादर्श कह सकते हैं जिसमें एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, उसकी बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अनादर्श विलयन की बात करते हैं, क्योंकि अनादर्श विलयन के कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले इसे रफ कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केवल बात करेंगे अनादर्श विलयन की, है ना। तो अनादर्श विलयन से पहले मैं ज़रा एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब हम राउल्ट के नियम की बात कर रहे थे तो राउल्ट के नियम में हमने देखा था मोल प्रभाज और जो विलायक और विलेय होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो वहाँ पर एक ग्राफ बनता है इस तरीके से, ये ग्राफ बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स बी एक्स ए, यहाँ मैं देख लूँ थोड़ा सा ऐसे, पी A0 पी B0, ये है PB, ये है PA और ये है P इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। भाई ये एक ग्राफ है जो कि राउल्ट के नियम और एक आदर्श विलयन को शो करता है।
ठीक है। अब ये तो हमने ग्राफ देखा, अब इसके बाद मैं अनादर्श विलयन की बात करूंगा। तो देखिए अनादर्श विलयन के दो प्रकार हैं, है ना, ये ग्राफ में बने रहने देता हूँ। अनादर्श विलयन की बात कर लेते हैं तो उसके दो प्रकार हैं। पहला धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। मतलब कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं, अनादर्श की हम बात कर रहे हैं, जो कि आदर्श विलयन का जो यहाँ पर लेवल दिखाया गया है ना, उससे धनात्मक विचलन शो करते हैं, और कुछ जो हैं वो आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। जैसे कि यदि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये है, ये एक लाइन है, एक्स अक्ष है हमारा, इसके जो नीचे जाएगा वाई अक्ष में वो ऋणात्मक होगा, इसके जो ऊपर जाएगा वाई अक्ष में धनात्मक होगा, ये हमें अच्छे से पता है। तो सिंपल यहाँ पर हमें देखना है कि भाई ये जो लाइंस ड्रॉ है, यदि इनके कोई ऊपर विलयन की एंथैल्पी या आयतन जाता है, ठीक है, तो वो होंगे धनात्मक, और यदि इन्हीं के नीचे आते हैं तो वो होंगे ऋणात्मक। मतलब कहने का क्या है, तो देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। ये क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर साइड में है, तो मतलब ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होंगे, ठीक है। कौन से होंगे, ये धनात्मक विचलन वाले। अब ये होते क्या हैं, तो पहले मैं ये ग्राफ खत्म कर दूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए जब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की, तो वो तो आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा, लेकिन हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं उसे भी। तो ऋणात्मक की जब हम बात करते हैं तो भाई ऋणात्मक के लिए ये नीचे की तरफ जाएगा, ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल एक ग्राफ जो है हम ऋणात्मक और धनात्मक विचलन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो ये तो था ग्राफ। अब डेफिनेशन क्या है या ये होता क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इन्हें भी दो कॉलम के माध्यम से आपको समझा दूंगा, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। चलिए मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए ये मैंने लिखी है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो देखिए धनात्मक विचलन जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था, बिल्कुल वही डेफिनेशन में भी है। तो क्या है, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। वही जो हमने स्ट्रेट लाइन देखी थी, उससे ऊपर जा रहा था ग्राफ, इसका मतलब क्या कि वहाँ पर अधिक हो रहा था, है ना। तो ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब जो है वो राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब के मान से अधिक होता है, वे विलयन जो है वो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं हम, जो कि हम अनादर्श विलयन के लिए लिख रहे थे। भाई हमने लिखा था डेल एच डेल वी पी ए इक्वल नहीं लगाऊंगा अभी, पी ए जीरो एक्स ए, फिर पी बी इज इक्वल्स टू पी बी जीरो एक्स बी। तो यहाँ पर हम देखें तो जो डेल एच होगा वो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ज़्यादा है किससे, राउल्ट के नियम के जो भी फॉलो करने वाले जो कहना चाहिए एंथैल्पी या आयतन है उससे अधिक है। तो अधिक से मतलब क्या, धनात्मक जाएगा और यहाँ पर भी धनात्मक। अब पी ए जो है पी जीरो इंटू एक्स ए, ये इससे अधिक होगा और ये भी इससे अधिक होगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी थी इसमें। अब हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक विचलन के बारे में। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब के मान से अधिक। तो यदि हम ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, जहाँ अधिक लिखा है
वहाँ पर कम कर देंगे। यानी वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब के मान से कम होता है, वे विलयन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उनके लिए कंडीशंस क्या बनेंगी, उनके लिए कंडीशंस भी बिल्कुल सिंपल होंगी। लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये कंडीशंस शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं साइन लगा दूं बस, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक की बात हो रही है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और यहाँ पर ये कम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा भी बिल्कुल सिंपल है और उनको एक फॉर्मूले के द्वारा समझाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो ये थी हमारी धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के बीच में कुछ अंतर लिख लीजिएगा, जो कि बुक में तो गिवन है। जैसे कि मैं यदि बात करता हूँ तो सुन लीजिए आप लोग कि भाई यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल से लिखे हुए हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा ना, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने जो है वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया है। तो देख लीजिएगा, यदि आपसे बन जाता है तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इन्हें डिफरेंस वाइज जो है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, रही बात इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल ज़रा देख लें हम। तो भाई धनात्मक विचलन वाले के लिए हम देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो धनात्मक विचलन में CH3COCH3 प्लस C6H6। अब देखिएगा ये क्या है, ये CH3COCH3। तो ये देखेंगे आप, ये कीटोन वर्ग का एक यौगिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 और 3, मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी कि प्रोपेनॉन। क्या है ये, प्रोपेनॉन, और ये बेंजीन है। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, और फिर CH3OH प्लस C6H6, ये क्या हो गया, OH, दैट मीन्स एल्कोहल, यानी मेथेनॉल, और बेंजीन। ये जो सॉल्यूशन है ये धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए है। अब ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के उदाहरण लिख लेते हैं हम। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं CH3Cl प्लस C6H6 एंड H2O प्लस HCl, मतलब CH3Cl मतलब क्लोरोमेथेन प्लस बेंजीन एंड वाटर प्लस HCl। ये जो है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन हैं। तो ये हमने इनके डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊंगा। यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको, यदि आपको डिफरेंसेस लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हैं। तो मैं नीरज अग्निहोत्री, इसी तरह से देखते रहिए हमारे अदर वीडियोस भी जो है वो मैथ्स और फिज़िक्स के नोट्स बनाते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।